जय श्री राम। तो ये वीडियो है सेट 5 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जो है 5 के ख तक जो है कर लिए थे, न्यूमेरिकल सोल्व किया था। अब 5 के ग से हम आगे क्वेश्चन करते हैं। 5 का ग है कि संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं लिखी। तो संक्रमण तत्वों की विशेषताओं पे हमने पहले भी क्वेश्चन किया, देखिए वहां से इसका उत्तर देंगे हम। देखो चौथे ही सेट में हमसे क्वेश्चन पूछा था कि संक्रमण तत्वों की त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है श्रेणी। तो पहली हेडिंग तो हम यहाँ पे डाल देंगे इनके गुण में परमाणु त्रिज्या। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, क्योंकि नाभिक पर आवेश बढ़ रहा है। और जब नाभिक पर एक आवेश बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा, और जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन जाएगा डी ऑर्बिटल में। और जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन का जो आवरण प्रभाव या कहे कि जो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट है नहीं, परिरक्षण प्रभाव, वो क्या होता है? वो कम होता है। इस वजह से जो नेट विद्युत आकर्षण जो है नाभिक का, वो उसमें वृद्धि होती है और परमाणु त्रिज्या का मान जो है कम हो जाता है। इस तरीके का एक ग्राफ था। ठीक है, तो बुक देखना अपनी एनसीईआरटी की या जो भी है आपके पास, उसमें से 3 ग्राफ मिलेंगे, 3D का, 4D का और 5D का, है नहीं? तो उसको एक अच्छे से कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो लगातार गिरती रहती है और एंड में जो है थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी बढ़ चुका है, पूरा डी ऑर्बिटल पूरा भरने को है। तो एंड में उनका जो परिरक्षण प्रभाव है वो बढ़ता है। ठीक है जी, जिस वजह से जो है एंड में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि सामान्यतः कमी हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखो स्कैंडियम से जिंक की क्या है? कमी, घटती जा रही है नॉर्मल। ठीक है, या ऐसे बोलते हैं शुरू में घट रही है, फिर थोड़ी सी कांस्टेंट हुई। ठीक है लगभग, और फिर एंड में थोड़ी बढ़ी। ओके, दूसरा हम गुण लिखेंगे अनुचुंबक। तो ठीक है, तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्वों के जो आयन हो वो पराय अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, हमेशा नहीं, पराय यानी मोस्टली। ठीक है, क्योंकि उनमें जो है क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से क्या होता है? अनुचुंबकीय गुण होता है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चुंबकीय गुण क्या होगा? √n × n+2 बोर मैग्नेट। मतलब पिछले वाले का सारा आंसर यही मैच हो जाएगा, है नहीं? तीसरा है कि एक था कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, जो एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं मोस्टली। ठीक है, 1-2 एक्सेप्शन है, जैसे कि जिंक है, पर वो संक्रमण तत्व है ही नहीं। संक्रमण तत्व पे भी फोकस करो जिनका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा ना हो, मतलब भरा हो पर आंशिक रूप से। ठीक है, पूरा खाली भी ना हो, आंशिक रूप से भरा हुआ हो, वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो संक्रमण तत्वों में NS कक्षक तथा N-1D कक्षक में ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। ठीक है, अतः NS व N-D दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले सकते हैं। अतः संक्रमण तत्वों के परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि जब जैसे एक टेबल से बना सकते हो, बुक में देखना, जैसे Mn की देखोगे +2 +4 +6 +7 तक होती है। ठीक है, और क्रोमियम की भी +6 तक जाती है। तो मतलब बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था। आयरन +2 +3 दोनों दर्शाता है। ठीक है, F+2 में फेरस नाम, +3 में फेरिक, +6 होती है वो क्या होती है? अस्थायी होती है इसकी। कॉपर +1 +2 क्यूप्रस क्यूपरिक। ठीक है, तो कई सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। उसके अलावा हो चुका है। और एक पिछले हमने सेट में जो है रंग भी बताया था कि इनके पास क्या होता है? रंग होता है। रंग का क्या कारण है? संकरण तत्व के रंग का कारण जो है, क्वेश्चन पूछा होगा कि रंगीन क्यों होता है। ठीक है, उसका उत्तर है। ठीक है, तो चौथा गुण रंग हो जाएगा। डी संक्रमण है। डी संक्रमण या कि जो डी ऑर्बिटल है, पढ़ लो इसको अच्छे से, लिगेंड के क्षेत्र में संक्रमण धातु परमाणु या आयन के 5 डी कक्षक जो कि समान ऊर्जा के हैं, ऊर्जा समान नहीं रहती इनकी। ठीक है, 2 अलग अलग ऊर्जा में ये क्या होंगे? विघटित हो जाएंगे। इसको क्रिस्टलीय क्षेत्र विघटन कहते हैं। इन कक्षकों के बीच में ऊर्जा अंतराल डी जो डेल्टा ई है वो दृश्य क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, मतलब जो इनका ऊर्जा अंतराल है वो जो है दृश्य क्षेत्र में जो प्रकाश के फोटोन्स है उनकी ऊर्जा के बराबर उसकी ऑर्डर का होता है इसका जो ऊर्जा अंतराल है। अतः डी इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके क्या करेंगे? निम्न ऊर्जा अंतराल से उच्च ऊर्जा स्तर में, ऊपर उठा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जो है पहुंच चले जाएंगे। ठीक है, और परावर्तित प्रकाश हमें रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यही अनुचुंबकीय का था। ठीक है, तो 4 गुण हो गए। इसके अलावा आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो N-1D
इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 से 10 तक, और NH2 प्रकार का होता है, इसमें जो है 1-2 एक्सेप्शन है, जैसे जो इस हिसाब से जो क्रोमियम है उसका जो है 3d4 4s2 होना चाहिए था, पर वो 3d5 और 4s1 होता है। ऐसे ही कॉपर का 3d9 4s2 होना चाहिए था, पर वो 3d10 4s1 होता है। ऐसे 1-2 बात लिख देंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो है उत्प्रेरक के गुण लिख सकते हैं, एक गुण इनका, ये जो है उत्प्रेरक का काम करते हैं बहुत सारे रिएक्शन में। इसका कारण है कि जो है कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक बना लेते हैं विकारकों के साथ, वो जल्दी से उत्पाद में टूट जाते हैं। दूसरी चीज, उनको अधिशोषण होने के लिए, ठीक है, अधिशोषण क्या होता है कि जो एक चीज जाके दूसरी चीज पे चिपक जाती है, जैसे बोर्ड पे चौक से लिखते हैं तो वो चौक उस पे चिपक जाती है, धूल चिपक जाती है, उसको अधिशोषण बोलते हैं। पहले एक चैप्टर था परस्पर रसायन, उसमें था, अभी नहीं है सिलेबस में, 12th केमिस्ट्री में। तो उसके लिए जो है परस्पर क्षेत्र बल प्रदान करते हैं, तो उसमें एक अधिशोषण का उत्प्रेरक के सिद्धांत था उसमें, कि मतलब दो अभिकारक आएंगे, वो दोनों अधिशोषित हुए उस पर चिपके, वे दोनों आपस में रिएक्ट करके उस पर उत्पाद बना के हट जाएंगे, ठीक है। उत्प्रेरक के गुण लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है धात्विक गुण, ये सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं, तो इनमें धातु वाले गुण होते हैं, मतलब ठोस होते हैं, चमक धातु वाली, ठीक है, मेलिबिलिटी, आघातवर्धनीयता, तन्यता होती है, कुछ जो है एक्सेप्शन है, पर वो संक्रमण तत्व नहीं है, जैसे मरकरी है, मरकरी लिक्विड होता है पर वो संक्रमण तत्व में नहीं आता मरकरी, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों में आता है पर संक्रमण, क्योंकि उसका डी कक्षक पूरा भरा होता है। तो ऐसे एक बार मतलब ये जो चीजें बताई मैं ये लिख लो, बट किताब उठा के एक बार इनके सारे गुण रिवाइज कर दो, ठीक है। बहुत सारे, कम से कम 10-15 मिलेंगे आपको बुक में, उनमें से कोई भी 4 लिख लियो, ठीक है। बट ये 4 भी लिख सकते हो, एक बार ये वालों भी अच्छे से देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है नहीं। ओके, अगला है कि उप सहसंयोजी यौगिकों के IUPAC पद्धति में नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, जो IUPAC नोमेनक्लेचर के उसके कुछ नियम है ना, वो नाम लिखने पड़ेंगे, और 2-4 के नाम जो है लिख के दिखाने पड़ेंगे उसमें, ये करना है इसमें। तो देखो रूल क्या है, रूल में सबसे पहले कि एक तो ये पहले धनायन का नाम, बाद में ऋणायन का नाम। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, पोटेशियम फेरसियन, है नी, इसमें क्या है, अगर ये टूटेगा तो 4K पॉजिटिव में टूटेगा, और जो है FeCN6 निगेटिव इसमें टूटेगा। हमको क्या करना है, पहले धनायन का नाम लिखना है, बाद में ऋणायन का, ठीक है। तो धनायन का नाम क्या है, पोटेशियम है, थोड़ा सा क्लियर हो, पोटेशियम, ठीक है, डबल टी है, शायद स्पेलिंग देख लिएगा, शायद डबल एस है, पोटेशियम, ठीक है भाई, स्पेलिंग जो है ये सिंगल टी भी सही नहीं लग रहा है, तो भाई देखिए एक बार, पोटेशियम की स्पेलिंग नहीं लगा मुझे पक्की। तो पोटेशियम, उसके बाद क्या करना है, ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो ऋणायन क्या है मेरा, ऋणायन जो है एक जटिल है नी, जटिल आयन है, ठीक है, संकुल है। इसमें क्या करना है, नियम नंबर 2, सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखना है, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है, फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, ठीक है। तो जैसे ये है, अब जो जैसे 6 है तो 6 के लिए क्या करेंगे, वो करेंगे, एक के लिए तो कुछ नहीं, 2 है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ठीक है। अगर जो है डाई ट्राई जो है उसके नाम में ही आ जाए तो जो है 20 ट्रीस टेट्रा की सीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब जब जो मेरा संकुल आयन है, जब उस पर ऋणावेश हो तो जो है हमको जो है केंद्रीय धातु परमाणु के जो है कुछ स्पेशल नाम लगाने पड़ते हैं, जैसे प्लेटिनम का 8 लगाते हैं नॉर्मली, प्लेटिनम 8 हो जाता है, कॉपर का क्यूपरेट हो जाता है, कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाता है, पर कुछ है जिनके लिए हम उनका जो है क्या बोलते हैं उसको, कौन सी भाषा थी वो होती है यार, वो कुछ
ध्यान नहीं आ रहा, उसमें जो आयरन है उसको फेरेट बोलते हैं, है नहीं, फेरेट, तो वो वाले नाम लिखने पड़ते हैं जब ये निगेटिव हो। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ये +4 हो जाएंगे और ये -6, तो प्लस की 2 आ जाएगी, है नहीं। ऐसे जो है इनका नामकरण किया जाता है। अगर एक से ज़्यादा लिगेंड हो तो उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उनको लिखा जाता है नहीं, पहले जिसका जैसे सी पहले आएगा वो पहले, ए पहले आएगा तो वो सी वाले से भी पहले, कुछ इस तरीके से, है नहीं। तो ऐसा कुछ है। जैसे ये होता CuCl2 और NH3 का ट्वाइस। ओके, तो ये वाला जो है ये उदासीन हो गया, है नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका भी नाम धनायन की तरह ही लिखा जाता है, जैसे धनायन का वैसे उदासीन का। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, पहले लिगेंड, जो ये अमोनिया है इसका नाम है एमीन, तो डाईएमीन, और डाई जो लिगेंड्स हैं उनके नाम में भी ईडो लग जाता है, ऋणायन है जो खासकर डाईक्लोरिडो, ठीक है। तो जो मैं नियम बोल रहा हूँ ना ये हो जाता है ये लिखना है आपको इसका आंसर में, ठीक है। और जो है ये कॉपर ही रहेगा, अब कॉपर, और ऑक्सीकरण अवस्था इसके निकाल लोगे तो -2 ये +2 है, ठीक है। तो ऐसे 1-2 एग्जाम्पल लिख दोगे बाद में, पहले जो है नियम, जैसे पहले धनायन बाद में ऋणायन, ठीक है नहीं। और जो है इसमें जब इसका लिखा जाएगा तो पहले लिगेंड का नाम, फिर इसका नाम, फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, लिगेंड के नाम में भी कुछ परिवर्तन है, कुछ का तो अलग ही नाम है, जैसे इसका एमीन हो गया, जैसे जल का एक्वा है, CO का कार्बोनिल है, ठीक है, तो उनका नाम, ठीक है। जैसे जो लिगेंड हो उनमें डाइट्राई आ जाता है, जैसे USCuEN का थराइस, तो 2 पॉजिटिव, इसका नाम लिखने के लिए जैसे 3 है तो ट्रीस लगाएंगे, और फिर कोस्ट में एथिलीन डाईएमाइन, ठीक है ना। और फिर कॉपर क्योंकि धनायन है ना, ठीक है, ऑक्सीकरण स्टेट 2, इस तरीके से जो है लिख देंगे इसका आंसर। तो बाकी जो 6 के क्या है इसके क्वेश्चन जो है दोनों कटे हुए हैं, है नहीं, सिलेबस में। और फिर 6 का ख है, 6 का ख क्या कह रहा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखे। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH आएगा, ठीक है, तथा एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ठीक है। तो एल्कोहल बनाने की विधियों में हम जो है पहले एल्कीन के जल योजन से बना लेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन होगी, इसका जो है अम्ल की उपस्थिति में अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, तो जो है जहाँ H ज़्यादा है वहाँ H आ जाएगा, जहाँ H कम है वहाँ OH आ जाएगा, RCHOH, और जो है एक H आ जाएगा CH3, ठीक है, ये बन गया एल्कोहल, ठीक है। तो एक अभिक्रिया होगी। दूसरी क्या है, एल्डिहाइड का अपचयन करवा लेते हैं, RCHO, इसका अपचयन करवाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, क्या हो जाएगा RCH2OH, एल्कोहल बन जाएगा। तीसरी चीज़ जो है हम जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग करके बना सकते थे, इसमें भी कार्बोनिल समूह लेना है, एल्डिहाइड ले लो कीटोन, इसकी अभिक्रिया RMgX के साथ, तो एक तरफ R एक तरफ OMgX, इसका करवा दो जल अपघटन, तो इधर R इधर OH प्लस MgX और OH, ठीक है। जैसे इधर जो है अगर HH मतलब फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड और कोई लिया फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन लिया तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक। उसके बाद ये कह रहा है कि
एथेनॉल एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करवाओ H2SO4 के साथ विभिन्न ताप पर। तो CH3CH2OH ये हो गया एथेनॉल। ये जो है दो लेंगे हम और H2SO4 के साथ गर्म करने पर 130 से 140 डिग्री सेल्सियस पर ये बनाता है मेरा डाई एथिल ईथर CH3CH2O CH2CH3, ठीक है, और प्लस H2O। ये क्या है, डाई एथिल ईथर है, ठीक है, या इथोक्सी इथेन इसका यूपीएससी नाम होगा। और यही जो है एथिल अल्कोहल इसी H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनाएगा, एथिलीन बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O या एथिलीन या एथीन, ठीक है। तो ये इसकी अलग अलग ताप पे इसके साथ अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया। पहले भी हमने किया है, वही लिखा हुआ है सुंदर सुंदर सा, वही दिखा देता हूँ। देखो जैसे कोल्बे अभिक्रिया है, तो कोल्बे अभिक्रिया में फिनोल की जगह हम सोडियम फिनोक्साइड लेते हैं, NaOH डाल दो, फिनोल में सोडियम फिनोक्साइड हो गया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन ताप और 4 से 7 वायुमंडल ताप, जिसके कारण CO2 जो है इनके बीच में जाके बैठ जाती है। उसके बाद घटना होती है पुनर्विन्यास की, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होता है, बाकी COON इधर आ जाता है जी, ये इधर, बाकी सारा सिस्टम इधर। उसके बाद हम इसमें HCl डालते हैं, HCl Na का लेके NaCl बना लेता है और OH के पास COOH आ जाता है, ठीक है। ये है मेरा सैलिसिलिक अम्ल, क्या है, सैलिसिलिक अम्ल इसका नाम है, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन गया। ये अभिक्रिया थी कोल्बे अभिक्रिया। उसके बाद राइमर टीमन अभिक्रिया, इसी फिनोल की अभिक्रिया अगर मैं क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराता हूँ तो ये जो है ऐसे जा करके कुछ बैठ जाएगा इसके पास, उसका आगे और मैं NaOH उसमें डाल लूँगा तो वो Cl को लेके भाग जाएंगे, NaOH के साथ इसका जल अपघटन कराए, इसके पास 2 Na 2 Cl को लेके भागे, दोनों OH जो है इस कार्बन से जुड़ गए, एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH अस्थायी होते हैं तो वो जल निकाल देते हैं, ये बन जाता है एल्डिहाइड समूह। यहाँ पे इसमें अम्ल डाला, NaCl बार भाग गया, ये बन गया मेरा OHCHO सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड। जो ये जरूरी नहीं सारा ऑर्थो पे बने, कुछ उत्पाद जो है पैरा वाले पे बनता है, यानी CHO जो है पैरा पे भी जुड़ता है, ठीक है, पर ये ऑर्थो वाला जो है वो मुख्य उत्पाद यही है। ओके, देख लो एक बार और, ठीक है। क्रिया को जरूरी नहीं ऐसे ही पूरा इतना ही कार्यक्रम में लिखो, ठीक है। इधर जो है 2 यहाँ NaOH लगे, एक यहाँ, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और जो है एक जल बाहर यहाँ निकला, एक जल यहाँ बाहर निकला, तो 2 जल बाहर निकल जाएंगे, 2 NaCl यहाँ, 1 NaCl यहाँ, 3 NaCl, बेंजल्डिहाइड 3 NaCl 2 जल, HCl यहाँ से निकला, यहाँ यूज हो गया, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम जो है इधर फिनोल CHCl3 3 NaOH और उत्पाद में ये प्लस 3 NaCl प्लस 2 H2O, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली एक ही लाइन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे। पहला है पिकरिक अम्ल, दूसरा है डाइक्लोरोबेंजीन और तीसरा है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ओके ओके जी, देखिए जो हम क्लोरोबेंजीन लेंगे उसकी अभिक्रिया पहले हम जो है सांद्र HNO3 के साथ करवाएंगे H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से 3 पोजीशन पे से जो है NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, 3 जल जो है बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो बन जाएगा मेरा यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे दोनों पे और पैरा पे NO2 NO2 और NO2, तो बनेगा ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब जो है इसका नाभिक नहीं प्रतिस्थापन करवाना आसान है, मैं इसमें NaOH डाल ला, ठीक है, थोड़ा ही गरम वरम करेंगे, क्या हो जाएगा NaCl बाहर हो जाएगा
और जो है Cl की जगह OH आ जाएगा, NO2 NO2 और NO2। ये बन गया मेरा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसी को बोलते हैं पिकरिक अम्ल, पिकरिक अम्ल। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया पहले उसका नाइट्रीकरण करे सांद्र HNO3 के साथ, 3 जगह पे NO2 जुड़े, फिर उसको जो है Cl को हटा के OH डाल दो उसमें, ठीक है, NaOH के साथ अभिक्रिया करवाए, NaCl बार OH, ये बन गया पिकरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद देखो डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब हेलोजनीकरण अभिक्रिया है। इधर देखो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जो है क्लोरीन से करवाएंगे Fe या FeCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो है ClCl जुड़ जाएगा, इसको अभिक्रिया को हेलोजनीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। उसके बाद सल्फोनिक एसिड, मतलब जो है सल्फोनीकरण अभिक्रिया होती है। ये सारी जो है अपने पढ़ी होगी अपने क्लास में या स्कूल में, जहाँ भी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाएं, ठीक है, इसी को घुमा फिरा के लिख रखा है ना। यहाँ OH जल बार हो जाएगा उसके साथ, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन में SO3H समूह जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको सल्फोनीकरण बोलते हैं इस अभिक्रिया को। तो ये बढ़िया क्लोरोबेंजीन सल्फोनिकम, यहीं से दिखा दिया यार भाई, लिख ही रहा है यहाँ पे, यही तो मैं लिखता। ओके, अब जो है कह रहा कि हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक नाभिक ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी करी। 5 नंबर में भी संक्षिप्त टिप्पणी करवा रहा, चलो जी करते हैं इस पे टिप्पणी। तो जो हेलो एल्केन है RX, उसमें अगर हेलोजन परमाणु को कोई भी नाभिक से नहीं जिसके पास निगेटिव चार्ज होता है, और जो है जिसको जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, जिसको पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसको बोलते हैं नाभिक से नहीं, है ना। तो वो जो है आकर के हेलोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह जुड़ जाएगा वो न्यूक्लियोफिलिक, और इसको बोलेंगे हम नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है RCl ले हम प्लस OH निगेटिव आए, ROH एल्कोहल बना ले, Cl निगेटिव, है ना। या और उदाहरण है RCl प्लस, इसकी रिएक्शन में अगर R-ONA से करवा दूँ, जो OR- है एल्कोक्साइड समूह, ये बेक नाभिक से नहीं है, ये Cl को हटा के यहाँ पे ROR- बन जाएगा, विलियमसन संश्लेषण बोलते हैं इसको, इतर बनेगी प्लस NaCl। ठीक है, तो ये भी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जो ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक SN1 एक SN2, एक आणुक और द्विआणुक। ठीक है, जो SN1 होती है उसमें क्या होता है, इसकी क्रियाविधि में जो इसका जो दर निर्धारक पद होता है उसमें केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है वो। ठीक है, एक अणु भाग लेता है इसके दर निर्धारक पद में। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक आणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, और इसमें दोनों भाग लेते हैं इसलिए इसको द्विआणुक। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे ये है मेरा CH3C। ठीक है, तो किसी सोलवेंट की प्रेजेंस में, जैसे H2 है, उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये कार्बन का जो क्लोरीन का बॉन्ड है पोलर है पहले से। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब क्लोरीन कहेगा कि ये भाई ये इलेक्ट्रॉन मेरे को दे। ठीक है, तो ये बहुत ही धीमा पद है। ठीक है, क्या है, धीमा पद है, इसलिए इसको जो इसको दर निर्धारक पद भी कहते हैं, RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो है टूट के कार्बोकैटायन बनाएगा, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, CH3 CH3 CH3। ठीक है, और जो है प्लस Cl निगेटिव, तो ये टूट के कार्बोकैटायन बनाया इसने। ठीक है, धीमा पद है, एक ही अणु ने भाग लिया। ठीक है, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो उसके सबसे धीमे पद पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ठीक है बोल रहा हूँ मैं। तो
अब ये जो कार्बोकैटायन बनेगा इस पे जो है जो भी नाभिक से नहीं होगा वो इस पे आक्रमण करेगा तुरंत झटपट। ये बहुत ही शीघ्र है कार्यक्रम और जो है जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यह अभिक्रिया जो है दो पदों में पूर्ण होती है, जिसमें जो इसका धीमा पद या दर निर्धारक पद है, SN1 की बात हो रही है, SN2 नहीं, SN1 की बात हो रही है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और यूनिमोलिकुलर, कुछ ऐसा नाम, एक अणु जिसमें भाग ले। तो धीमा पद है, इसमें इसका जो वेग लिखा जाएगा अभिक्रिया का वेग बराबर लिखा जाएगा वेग अन्यथा, और उसमें जो सांद्रता होगी केवल इसकी लिखी जाएगी, हेलो एल्केन है जो भी है, OH की सांद्रता नहीं लिखी जाएगी, इसलिए एक आणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें तो ऐसे ऐसे SN1 जो SN2 है, SN2 में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक है ये इस चीज का वेट नहीं कर पा रहा, इसके टूटने का, है नहीं, इसके टूटने का वेट नहीं कर पा रहा कि ये कब टूटेगा कब टूटेगा, इसको जाके पीछे से इसको आक्रमण बोल पड़ेगा, इसको पश्चाक्रमण कर देगा इस पे पीछे से, अटैक हल्ला बोल। ठीक है, तो जैसे इसका मौका लगेगा, ये धीमा पद है, धीमे 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 जा करके इसके साथ जो है ये इनको हाइड्रोजन को धकेल के पड़ेगा और जो है धीमे धीमे इसके साथ जुड़ेगा ऐसे OH, और जैसे धीमे 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 ये जो है Cl के साथ इसका बॉन्ड अलग होगा। ठीक है, इसको बोल रहे हैं इसकी संक्रमण अवस्था। और जैसे ही एक बार इसके साथ जुड़ना शुरू हो तो शीघ्रता से क्या होगा, फिर जुड़ जाएगा, उसको हटा देगा। ठीक है, जा करके इसके साथ जोड़ेगा, इनको H को ऐसे प्रतिकर्षित कर देगा जैसे छतरी जो होती है ना वो उल्टी साइड में हो जाती है ना, जब एकदम से हवा तेज चलती है, उल्टी छतरी से खोल देगा नहीं। तो जो ये SN1 अभिक्रिया थी इसमें जो है कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, तो कार्बोकैटायन हमको पता है 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री से फिर 1 डिग्री। जो इसमें अभिक्रिया की दर होगी SN1 के लिए वो होगी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, जबकि जो SN2 में दर होगी वो जब इसमें कोई भी बड़ा ग्रुप आएगा उसको प्रतिकर्षित करना इस OH के लिए मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए इसमें दर होगी 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं नॉर्मली जो 3 डिग्री है वो SN1 का मैकेनिज्म फॉलो करना चाहेंगे, जो 1 डिग्री है वो SN2 का मैकेनिज्म। तो कह रहा था संक्षिप्त टिप्पणी, अगर हम अभिक्रिया लिख के इतनी मैकेनिज्म दोनों प्रकार की बता दे SN1 SN2, तो ये तो बहुत ही बढ़िया संक्षिप्त टिप्पणी हो चुकी है। ठीक है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी खुद से कि इस अभिक्रिया में एक पद है, दो है, इसमें एक है, इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें अभिक्रिया की दर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। ठीक है, तो मोस्टली यही चीज़ें लिखनी है जो मैंने लिखा है, ऐसे ये रिएक्शन होती है। ठीक है, शुरुआत में लिखेंगे कि जिनमें इस जो है इसको नाभिक से नहीं प्रतिस्थापित कर देता है हाइड्रोजन परमाणु को, वे नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, और एग्जाम्पल इसके ऐसे आंसर लिख दें। केमिस्ट्री में वैल्यू जो है वो आपकी लैंग्वेज की है भी नहीं इतनी, वैल्यू जो है इनकी ये जो ये सब कुछ लिखा हुआ है मैकेनिज्म और रिएक्शंस, इनकी जो है वैल्यू ज़्यादा है। अब आगे क्या है, आगे है निम्नलिखित को, थोड़ा तिरछा है क्या, निम्नलिखित को थोड़ा नीचे आ जाए, इसको ऊपर किया था शायद। बेंजोइक अम्ल से कैसे, अच्छा निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे, उल्टा हो जाता है, टालविन से, बेंजामाइड से और एथिल बेंजोएट से। ठीक है, तो जो टालविन है CH3 इसकी अगर मैं जो है रिएक्शन करवा दूं पहले CrO2Cl2 से, तो बाद में उसका जल अपघटन करवा दूं, तो इसको बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड का अगर मैं ऑक्सीकरण करवा दूं तो क्या होगा,
तो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। है नहीं बढ़िया तरीका? ठीक है, टालविन से बेंजल्डिहाइड बना लिया, बेंजल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बेंजोइक अम्ल। दूसरा है बेंजामाइड। बेंजामाइड यानी बेंजीन पे CuNH2। इसका जो है सीधे सीधे जल अपघटन करवा दें हम तो क्या होगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा इसका, प्लस ठीक है NH4 पॉजिटिव बाल। याद रखना है बेंजामाइड के जल अपघटन से बेंजोइक अम्ल। तीसरा एथिल बेंजोएट। तो बेंजोएट यानी CuOCH2CH3। ठीक है, एथिल बेंजोएट ये होता होगा फॉर्मूला। ये एक एस्टर है। एस्टर का अगर हम जल अपघटन करवा दें तो हमको पता है क्या होता है, एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथेनॉल मतलब एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो इसका जल अपघटन करवा देंगे H2SO4 की उपस्थिति में। क्या हो जाएगा, इधर जो है COOH बेंजोइक अम्ल बनेगा। ठीक है, प्लस CH3CH2OH, CH3CH2OH एथेनॉल बन गया। ओके, हो गई तीनों। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वह निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी। पहला एल्डोल संघनन, दूसरा विकार्बोक्सिलीकरण और तीसरा कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, एक्चुअली एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया हम जो है पहले भी कर चुके हैं और ये रहा उसका प्रूफ। ठीक है, तो ये जो है एल्डोल संघनन है। ठीक है, शायद थर्ड सेट में किया था। तो एल्डोल संघनन कौन देते हैं, वे एल्डिहाइड देंगे या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। अल्फा हाइड्रोजन भी बताया था पहले मैंने, क्या कार्बन जो कार्बोनिल समूह वाला कार्बन है उसके बगलों का कार्बन है अल्फा कार्बन और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े है अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या करते हैं, दो अणु जो है आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, जैसे दो अणु हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड, एक को तो ऐसे लिख लिया CH3, ठीक है COH, और दूसरे वाले को इस CH3 को थोड़ा इसके HH अलग कर लिए, इधर CHO ऐसे लिख। हमने क्या कहा था, ये इसका जो हाइड्रोजन है कहता है कि मैं इधर चला जाऊँ ऑक्सीजन के पास, NaOH की उपस्थिति, क्षार की उपस्थिति, ये मान लिया। ठीक है, इधर चला जाऊँ तो हम कहते चला जा भाई। ये जो हाइड्रोजन है ये जो है आ गया CH3CH ऐसे इस ऑक्सीजन के पास आ गया OH। ठीक है, वो बाकी सारे जो आगे का कार्बन है उसका बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, इसके 3 बॉन्ड रह गए थे। ठीक है, बाकी इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, मैकेनिज्म है इसका, वैसे सिस्टम ऐसे नहीं कि बस ये ऐसे ही चला जाऊँ, बट हम ऐसे ही इसको समझा सकते हैं। एक्चुअली मैकेनिज्म भी देखो बहुत सिंपल है। देखो ये जो CO समूह है इसमें जो ऑक्सीजन ज़्यादा है वो है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको कभी कभी ऐसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, मतलब इधर इस कार्बन पे चार्ज जो है कम रहा, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये जो है इस कार्बन से खींचेगा तो ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक हो जाते हैं। एसिडिक मतलब जो है H पॉजिटिव जो बन सकता है हाइड्रोजन वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इधर से क्षार आता है वो उसको ले जाता है, CH2 निगेटिव आता है वो इधर पॉजिटिव वाले के साथ ऐसे चिपक जाता है। ये मैकेनिज्म है। चलो खैर, तो सिंपल सी चीज़ है ऐसे ही। देखो दूसरा अगर कीटोन हमने ले लिया CH3COCH3, दूसरे वाले को ऐसे लिख लिया CH3COCH3, तो हाइड्रोजन ये कहते हैं ऑक्सीजन के पास चले जाए, ऐसे हमने कहा चला जाओ भाई, ये ओ ऐसे O है और CH2COCH3, ये हुआ एल्डोल संघनन। इसमें अगर इसको अगर हम गर्म कर दे तो ये जो यहाँ से OH यहाँ से H निकल के H2 निकल जाता है और ये जो है डबल बॉन्ड आ गया, यानी SN तरफ हो गया ना, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, बट एल्डोल संघनन नहीं होता, ये दो जो है आपस में, ये क्षार तो लिखा ही नहीं हमें, NaOH क्षार की उपस्थिति में ऐसे जुड़ जाते। अगर दो अलग अलग हो, जैसे इधर जो है हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड, इधर ले लिया एसीटोन, उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन। काम सारा वही है, यहाँ से इधर और बाकी आगे जोड़ दो उसमें। ठीक है, एल्डोल संघनन। और इधर ये रही मेरी कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया वे देते हैं जिनके पास
अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो, जैसे ये इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन तो कहाँ से आएगा, है नहीं। तो इसमें क्या है, दो अणु इसके किस चीज के बोला, फॉर्मेल्डिहाइड के, NaOH की उपस्थिति में, तो एक का हो जाता है अपचयन, ठीक है, बन जाए उसका अल्कोहल, और एक का हो गया ऑक्सीकरण, वो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट, है नहीं। तो एक अणु का अपचयन, एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है, यह अभिक्रिया कहनी जा रहा है, अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे बेंजल्डिहाइड भी अभिक्रिया देगा, ठीक है, एक का बन गया बेंजिल अल्कोहल एक अणु का, और एक का बन गया ये बेंजोइक अम्ल का सोडियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होती है कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया, इसको वे देते हैं जिस वे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो, ओके। और तो एक थी हमारी विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण क्या है, विकार्बोक्सिलन लिख रहे हैं जो भी है, ये है कार्बोक्सिलिक समूह जो है COOH उसको हटाना, ठीक है। तो उसको कैसे हटाते हैं, उसको हटाने का भी सिंपल सा काम है। अगर उसकी अभिक्रिया जो है RCOOH, इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का मिश्रण, ठीक है, सोडा लाइम। सोडा लाइम, तो सोडा लाइम क्या कहता है कि भाई यहाँ से CO2 को हटा दो बाहर, एल्किन RH बनेगी, और जो है CO2 बाहर, तो क्या होगा, ये यहाँ से कार्बोक्सिलिक समूह गायब, है नहीं, COH जो जुड़ा हुआ था वो गायब हो गया। इसको क्या बोलते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण बोलते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में हमने करवाया NaOH प्लस CaO विकार्बोक्सिलीकरण, तो बेंजीन बन जाएगा, हाइड्रोजन अपनी जगह आ गया बेंजीन में प्लस CO2, तो ये COH समूह जुड़ा हो तो गायब हो गया। ये अभिक्रिया क्या होती है, विकार्बोक्सिलीकरण होती है, ठीक है। इसका एक बढ़िया यूज है, सैलिसिलिक अम्ल से फिनोल बनाना हो, जैसे सैलिसिलिक अम्ल क्या होगा, OH और COOH, ये सैलिसिलिक अम्ल हो गया, इसमें डाल देंगे NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम, या CO2 गायब कर देगा, ये H अपनी जगह फिनोल बन जाएगा OH। तो ये होगी मेरी विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। आई होप जो भी हमने करा वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो पेपर का समय बहुत ही पास है, जो चीज़ें समझना है उसको रटना पड़े रट भी लो। केमिस्ट्री में थोड़ी सी समीकरण है, नंबर बहुत ज़्यादा देती है, आसानी से कम काम लिखना है, ज़्यादा नंबर है। तो पढ़ते रहिए, बोलते रहिए, जय सिया राम।